हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आप मेरे साथ देख रहे हैं सैंपल पेपर्स की सीरीज। इसमें हम सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं और आपकी तैयारी को चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर छोटी छोटी गलतियां ना कर सकें। जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं उनको आप यहीं पर चेक कर लें और यहीं पर उन गलतियों को सुधार लें। तो उसी सीरीज में हम अपना ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस पे हम तीसरे पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तीसरा सैंपल पेपर हमारा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पेपर आपको कैसा मिलेगा। तो पेपर जैसा कि आपको पता है कि भाई सबसे पहले पेपर जैसे ही खोलते हैं तो हमें निर्देश मिलते हैं। आप जब कभी भी पेपर देने जाते हैं, कोई सा भी पेपर अभी या आगे लाइफ में कोई सा भी पेपर देते हैं, तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि आपको घबराना नहीं है। आपकी बहुत देखो, बच्चे दो प्रकार के बच्चे घबराते हैं। एक बच्चा वो घबराता है जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है, वो नर्वस हो जाता है, और एक वो घबराता है कि यार बोले फेल हो जाएंगे तो पापा मारेंगे, है ना। तो आपको घबराना नहीं है। और ऐसे वाले जो ढीठ होते हैं उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि बोले जो होना है सो होना है ना। तो आपको घबराना नहीं है। आप बिल्कुल शांति से कि आप घबराहट में पेपर सीधे क्वेश्चन पर आ जाएं और लिखना चालू कर दें, आप उसके निर्देश ना पढ़ें। तो आपको सबसे पहले एग्जाम का पेपर जब भी आपको मिले, कोई से भी एग्जाम का, सबसे पहले आप निर्देश पढ़ा करें। आपको पता चले कि पेपर की डिमांड क्या है, पेपर आपसे किस प्रकार से आएगा, इसमें क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है। जैसे कि हमारे पेपर के अंदर क्या होगा कि हमारा पेपर जैसे ही आप निर्देश पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारा पेपर 5 खंडों में विभक्त है, मतलब इसके 5 छोटे छोटे पार्ट हैं। और ये आपको पार्ट ए, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या, इस नाम से आपको बताया जाएगा। और ये भी बात कंफर्म कर दी गई है कि आप में इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं, कुल 13 प्रश्न, सभी आपको करना है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक रूप से ऑप्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 13 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से कोई आपको 10 करने हैं या कोई 8 करने हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 13 प्रश्न करने हैं, तो सबसे पहले ये पता चल जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप खंड आ का प्रश्न देखेंगे तो खंड आ में जाएंगे तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक ये अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। तो जैसे ही आप अति लघु उत्तरीय देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यार ये तो हमने पढ़े हैं। तो इसमें आपको एक चीज और देखनी है कि भाई ये जो प्रश्न है वो 2 नंबर के होंगे और शब्द सीमा जरूर याद रखनी है कि 40 शब्द के अंदर हमें इसका उत्तर कंप्लीट करना है। 40 शब्द से ऊपर नहीं ले जाना। अब ऐसा नहीं करना है कि सर लिख लिया तो फिर हम गिनने लगे, बोले 1 2 3, सर ये तो 50 हो गए, काट दे क्या। ऐसा भी नहीं, एक अंदाजा लगा के कि मतलब आपको 3 से 4 लाइन में इसका आपको जवाब देना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। खंड बा क्या हो जाएगा, खंड बा में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, ऐसे 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। और इनकी जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए इनके उत्तर का। खंड सा आप प्रश्न संख्या 9 और 10 ये दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप आपको आंसर लिखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का होगा, ऐसे 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 120। इनके बाद आपको मिलेगा मतलब प्रश्न नंबर 11 और 12 केस आधारित, मतलब घटना आधारित प्रश्न होगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद आपसे उसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आपको जवाब देना होंगे। खंड या जिसमें प्रश्न संख्या 13 मानचित्र आधारित प्रश्न होगा। इस मानचित्र आधारित प्रश्न में आपकी कुल संख्या जो है या कुल अंक जो है वो 3 होंगे। 2 पार्ट होंगे, एक 3.1 जो इतिहास से संबंधित होगा 1 नंबर का, और एक दूसरा होगा 13.2 सॉरी, है ना। 13.1 इतिहास से संबंधित होगा और 13.2 जो आपका किससे, भूगोल से संबंधित होगा। इसमें आपके 2 अंक आपको मिलेंगे, तो टोटल 3 अंक आपको यहां से मिलने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण रूप से कोई विकल्प नहीं है, मतलब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यही आपको सॉल्व करना होगा। हालांकि प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ प्रश्नों के मामले में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों में आपको अथवा करके दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, आप उसको भी चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो आप जब भी पेपर चालू करें, कोई सा भी पेपर हो, आपको ये निर्देश पढ़ने हैं। निर्देश पढ़ने के बाद जब आप और एक बार आपको पूरा पेपर पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आपको तसल्ली से पढ़ने हैं। घबराना नहीं है कि भाई हमसे पहला प्रश्न नहीं बन रहा है तो अब क्या होगा। कई बार होता है कि शुरू के 1-2 प्रश्न याद नहीं आते हैं और हम जैसे ही पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 लंबी गहरी सांस ली और फिर लिखना चालू किया तो आपको पता चलेगा कि यार सारे आंसर आने। तो कूल माइंड रहना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। हम यहां पर भी देखेंगे कि हम क्या करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा लघु उत्तरीय टाइप, अति लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपको, प्रश्न जो होंगे वो लगभग 5 होंगे और हर एक प्रश्न का वेटेज 2 नंबर का होगा। तो अति लघु उत्तरीय आपको नंबर देगा स्कोर कर 10, है ना। तो ये ऐसे होते हैं कि इसमें नंबर कटने की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती।
दो में से अगर आपने सही लिखा है तो दो में से दो या डेढ़ तो आपको मिल ही जाएगा। अब आपको आप लिख ही नहीं रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं कुछ, तो फिर वो उनके साथ कहानी अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके गए हैं, थोड़ी सा पढ़ के गए हैं, क्वेश्चंस आ रहा है, आप लिख रहे हैं, तो आपको 1.5 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे। और अगर अच्छे से लिखा है तो आपको 2 नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार, है ना, नस्ल भेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने किस पद्धति को अपनाया। नस्ल भेदी सरकार का मतलब क्या है, वो सरकार जो नस्ल के आधार पर अंतर पैदा करती थी। तो आपको दक्षिण अफ्रीका में पता होगा कि सरकारें 2 प्रकार की नस्लों में अंतर पैदा करती थी। इंडियंस और अफ्रीकन को वो बहुत निचले स्तर का मानती थी, और फिर एक उनकी खुद की नस्ल जो वो ब्रिटेन वाले लोग थे या जो भी यूरोपियन लोग थे, इनमें नस्ल के आधार पर था। और यहां नस्ल के साथ साथ किस आधार पर था, आपको याद होगा, रंग के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति काला है ना, मतलब कोई व्यक्ति काला है, काला होने का मतलब है कि वो गुलाम होगा। मतलब जो निग्रो टाइप लोग होते थे ना जो काले हैं, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा कि वो गुलाम होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को गुलामी का ही अधिकार है, मालिकाना हक नहीं होगा। तो ये पूछा गया है कि भाई नस्ल भेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने किस पद्धति का उपयोग किया था। तो इस पर देखेंगे कि सत्याग्रह के विचार की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के जन आंदोलन से की थी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद होगा, केस लड़ने के लिए, तो वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह के विचार की शुरुआत की थी। गांधी जी का विश्वास था कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है या सफलता प्राप्त कर सकता है। ये आपको यहां पर लिखना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये इतना याद नहीं आता तो सीधा लिख सकते हैं कि भाई दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पद्धति को अपनाया था, जिससे उन्होंने वहां के लोगों को उनके अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर याद नहीं आता तो आपको सिर्फ यहां पर ये लिखना है किस पद्धति का, तो यहां पर वो पद्धति का नाम लिख देंगे। किस पद्धति का मतलब कि क्या हो जाएगी, सत्याग्रह पद्धति का। और बाकी प्रश्न जहां का तहां कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ, अगर याद नहीं आता है तो आपको कम से कम 2 में 1 नंबर तो मिल ही जाए, 1-1.5। और अगर आता है, मतलब अच्छे से तैयारी करके गए हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, भूतापीय ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, व्याख्या कीजिए। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो कैसे पैदा की जाती है, व्याख्या करें। पृथ्वी के कोर में भरे तरल पदार्थ, मैग्मा है ना, मैग्मा आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि ये तरल होता है और ये गर्म होता है मैग्मा। तो मैग्मा के कारण भूतापीय ऊर्जा की उपस्थिति होती है ना। पृथ्वी आपने देखी होगी, पृथ्वी का कोर ये, और कोर के आसपास आपको क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा देखने को मिलेगा। और ये मैग्मा पिघला हुआ है, पृथ्वी के अंदर हम जैसे जाते हैं तो ताप और दाब बढ़ने लगता है, ताप दाब बढ़ता है, इस कारण से यहाँ पर ये पिघला हुआ रहता है। तो इसके पास ही ऊर्जा होती है। इसी मैग्मा की ऊर्जा के कारण ही क्या हो पा रहा है, इसी मैग्मा की ऊर्जा का उपयोग आप भूतापीय ऊर्जा में करेंगे, है ना। तो लिखा है यहां पर कि भूतापीय ऊर्जा की उपस्थिति होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के तल पर उपस्थित गतिशील जल द्वारा भू सतह तक पहुंचती है। यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पर आते आते भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करने में या बिजली उत्पन्न करने में उपयोग होता है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। या कैसे पैदा हो रही है वो हमने देख लिया। कैसे पैदा हो रही है, एक बार फिर से देखो कि पृथ्वी के कोर में तरल पदार्थ मैग्मा के कारण भूतापीय ऊर्जा की उपस्थिति होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के तल पर उपस्थित गतिशील जल द्वारा भू सतह तक पहुंचती है। यह इतना तप्त मतलब गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह तक आते आते भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाकर बिजली उत्पन्न करने में उपयोग होता है या बिजली उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसने किया था। तो अब आपको पता होगा कि बहुजन का मतलब क्या है ना। एक पार्टी है जिसको आप जानते होंगे यूपी में या कई सारी जगह बड़ी फेमस पार्टी है जिसको बीएसपी के नाम से जानते हैं ना, बहुजन समाज पार्टी। इसमें कई सारे जन समूहों को शामिल किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, इनको शामिल करके एक दल बनाया गया था जिनको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताना है। तो बहुजन समाज पार्टी का स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन किया गया था। बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल होते हैं।
इनके लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में यह पार्टी ताकतवर है। तो आप इतने पॉइंट लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं, इतना बस आप ये यहां तक लिख सकते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक सही मात्रा में उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। हम जो बात बताना चाहते हैं सामने वाले को एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है ना। तो अब आपने पढ़ा होगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हो गई, तो देखो इसमें क्या होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में वे उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता या रोजगार नहीं प्राप्त किए होते हैं। क्या होता है आप समझिए इसको, कि लोगों को लग रहा है कि ये काम कर रहा है लेकिन उसमें छिपी हुई बेरोजगारी आपको समझ में आएगी। मतलब कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना, कुछ घंटों के लिए लगातार बेरोजगार रहना, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं परंतु वास्तविकता में बेरोजगार नहीं प्राप्त किए होते। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। उदाहरण के लिए जब किसी कार्य में 4 लोग की आवश्यकता होती है, वहां 7 लोग काम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वहां 3 लोग क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार है अथवा अल्प बेरोजगारी है। ऐसी स्थिति में यदि वे 3 लोगों को कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आई ना बात क्या होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक बार देख लो, छिपी हुई बेरोजगारी है कि अगर आप कहीं कोई उत्पादन कर रहे हैं ना, किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं और यहां पर मजदूरों की आवश्यकता आपको 4 है लेकिन आपने 3 एक्स्ट्रा लगा कर रखे हैं, मतलब 7, और उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 4 कर रहे हैं। तो अगर आप कभी इन 3 को हटा भी दें तो आपके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छिपी हुई बेरोजगारी है कि आपको कभी भी बेरोजगार आप यहां पर हो सकते हैं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, भारत में रेल मार्ग के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसके महत्व की व्याख्या में कोई 2 पॉइंट लिखना है ना। अपन ने तो यहां पर 4-5 पॉइंट लिए होंगे, आपको कोई 2 पॉइंट लिख देना है। क्या है, भारतीय रेल देश के कुल भारी सामान का 80% तथा लंबी दूरी के यात्रियों को ले जाती है ना। लंबी दूरी के यात्रियों को लाने ले जाने में भी रेलवे बहुत काम करती है और माल भी ढोने में बहुत काम करती है। लोहा तथा इस्पात उद्योग पूर्णतः रेल पर ही निर्भर होता है क्योंकि इस उद्योग को कच्चे माल तथा तैयार माल को ढोने के लिए परिवहन सुविधा की आवश्यकता होती है ना। तो ये लोहा तथा इस्पात उद्योग पूर्णतः रेल पर निर्भर होता है क्योंकि बड़ी मात्रा में सामान को लाना ले जाना होता है। कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। भारतीय रेलवे ने देश की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किया है। हाँ, तो ये भी बात सही है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम भी आपका सरकारी उपक्रम रेलवे है। रेलवे विभिन्न लोगों तथा राज्यों को एक साथ जोड़कर देश में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आसान हो गया कि दिल्ली से आप कन्याकुमारी चले जाओ, कन्याकुमारी से आप बंगाल चले जाओ, बंगाल से आप गुजरात चले जाओ। रेलवे के माध्यम से आसान हो गया है। यह अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं को उनके उत्पादन के स्थान से पत्तनों तक तथा पत्तनों से उत्पादन स्थान तक ले जाती है। मतलब व्यापार में भी आपको बड़ी मदद रेलवे कर रही है। तो इस कारण से रेलवे का ये महत्व है। तो कोई 2 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प भी मिलेंगे, मतलब कि प्रश्न के ऑप्शन में एक और प्रश्न मिलेगा, उसमें से आप किसी एक को चुन सकते हैं, जिसका भी आपका मन करे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि भाई देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक क्यों है, किन्हीं 3 कारण को बताइए। सस्ता और सामर्थ्य मतलब क्षमता के अनुसार, अनुकूल मतलब उसके हिसाब से क्षमता के अनुसार। कर्जा है ना, तो कर्जा जरूरी है क्या, कर्ज तो जरूरी है। बिना कर्जे के दुनिया में कोई काम चलते नहीं। कि आपको कोई बड़ा काम करना है, किसी से पैसा लेना होगा, आपने पैदा किया फिर पैसा चुका दिया। दुनिया में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ज, मर्ज और फर्ज। आदमी को कर्जा सिर पर, मतलब कर्जा लिया है तो तुरंत चुका देना चाहिए। मर्ज मतलब कोई बीमारी है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। फर्ज मतलब कि जो आपके दायित्व हैं उन दायित्वों को सही से चलाना चाहिए। तो ऐसे ही एक दायित्व की बात की जा रही है यहां पर, किसकी, कर्ज की। तो कर्ज मिलना चाहिए कि नहीं। अब आप ये समझिए कि दुनिया में लोगों को कर्ज की आवश्यकता होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कर्ज कभी लेता ना हो, कभी ना कभी जरूरत पड़ी जाती है। आप कितने भी बड़े आदमी हो, कभी आप फुल्की खाने चले गए, पैसे भूल गए तो बगल वाले से उधार लेना पड़ता ना, कि बोले भाई दे देना, बाद में देते हैं अपन। तो ये कर्ज कहलाता है।
तो अब ये कर्ज, अब ऐसे ही कर्ज की आवश्यकता होती है देश के कई सारे इलाकों में। तो कहा जा रहा है कि सस्ता कर्ज मतलब जिस पर ब्याज जो दिया जा रहा है वो थोड़ा सा कम दर में दिया जाए और सामर्थ्य के अनुसार जिसको आदमी चुका पाने में सक्षम हो, ऐसे कर्ज की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 कारण हमको बताने हैं। चलिए अब एक एक करके कारण लिखते हैं और इसके ऑप्शन वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। ऑप्शन वाला क्या, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समरूप नहीं हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये हम अथवा वाला प्रश्न अथवा में ही देखेंगे क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला पार्ट इसका क्या है, देश के विकास के लिए सस्ते और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज का महत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, सस्ते और सामर्थ्य अनुकूल कर्जी से, है ना, या कर्ज से, है ना, ऐसा लिख लीजिए, कर्ज से, सिर्फ कर्ज लिख लीजिए, कर्ज से क्या होगा, आय में वृद्धि होगी। सस्ते ऋण से नए निवेश होंगे और नए निवेश से क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। नए निवेश से रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी क्या होगी, अब जब रोजगार बनेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी धीरे धीरे घटेगी, तो बेरोजगारी की समस्या क्या होगी, कम होगी। सस्ते कर्ज लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृषि में निवेश होगा, व्यापार करने पर भी लोग काम करेंगे, लघु उद्योग स्थापित करने में भी लोग निवेश करेंगे। तो कर्ज के ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखे कि इससे क्या होगा भाई, कर्ज से क्या होगा, लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी, सस्ते सामर्थ्य अनुकूल कर्ज से आय में वृद्धि होगी। तो ये बात तो कुछ ठीक भी है, लेकिन जरूरी क्या है, कैसे होगी, उसके लिए जरूरी है कि निवेश होगा जिससे रोजगार बनेगा, बेरोजगारी घटेगी और लोग क्या होंगे, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगला पॉइंट है कि यह अधिक निवेश में क्या होगा, समर्थ बनाएगा। आप पैसा आएगा तो फिर लोग अधिक निवेश करेंगे, जो आर्थिक गतिविधियों की गति को क्या है, बढ़ाता है। सामर्थ्य के अनुकूल ऋण फंसावे के चक्र को समाप्त करता है। फंसाव का चक्र क्या कहलाता है, फंसाव का चक्र कहलाता है 2 लोगों में होता है। मैं बताता हूं, यहां पर एक लिख देता हूं मैं, मजबूर व्यक्ति, है ना, एक लिख देता हूं मैं क्या, मजबूर व्यक्ति और दूसरा बना देता हूं मैं यहां क्या, साहूकार। अब क्या होता है कि इस मजबूर व्यक्ति को कई बार मजबूरी मिलती है ना, मतलब खेत में बीज डालना है, पैसा नहीं है, तो मजबूरी में कहां गया, साहूकार के पास। और साहूकार ने क्या किया, मोटा ले लिया, परसेंट मतलब ब्याज ज्यादा ले लिया। अब क्या हो गया कि फंस गया इसके चक्कर में। अब अगर इसकी बात नहीं मानेगा, इसने कभी बुलाया कि बोले शादी हमारे यहाँ काम करवाने आ जाना, पैसा मिलेगा नहीं, फंस गए। अब ये ब्याज तो कभी रुकेगा नहीं, तो आप यहां पर चक्कर में फंसे रहे। अगर आपको कहीं सस्ता ब्याज मिल जाए तो इसका पैसा खत्म करके आप फंसावे के चक्कर से निकल सकते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, आपने किसान ऋण आपने ले लिया, केसीसी आपने नाम सुना होगा कई सारे लोगों ने। अगर आपने किसान से ऋण ले लिया, वहां पर ब्याज बहुत कम है, तो फिर इनकी आपको उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये फंसावे के चक्कर से क्या होंगे, ऐसे ही फंसावे के चक्कर से आप धीरे धीरे बच पाएंगे। क्लियर। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये निवेश की जो बातें थी वो हमने यहां पर बातें देखी कि भाई सस्ता और सामर्थ्य ऋण जो है उनकी सभी बातें हमने यहां पर देखी। अब अथवा वाले प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समरूप नहीं हुआ है, इस कथन की व्याख्या करनी है। तो अब इसके अथवा में ये स्टार्ट होगा, तो आप डालेंगे यहां पर उत्तर बाकायदा लिखेंगे। अगर आप अथवा वाला लेते हैं तो आप ऐसे उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद ये प्रश्न आप धीरे से स्टार्ट कर देंगे। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। अब ये समझने वाला पॉइंट है कि वैश्वीकरण मतलब जब दुनिया भर जुड़ गई है, उससे उत्पादक मतलब जो चीजों को पैदा करते हैं ये स्थानीय स्तर के भी हो सकते हैं, मतलब अपने देश के भी हैं और विदेशी भी हैं, बाहर से भी आए हैं। दोनों के बीच में क्या हो गई है, स्पर्धा हो गई है, कंपटीशन हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता हमारे और आपके जैसे लोग खरीदने वाले, हम देखते हैं ना ऑनलाइन देखते हैं, अरे यार बोले यहाँ तो ये पैंट सस्ती मिल रही है, तो इससे क्या हुआ कि जो शहर का जो जानता है टेक्नोलॉजी को, उसको क्या विशेषकर से शहरी वर्ग के धनी उपभोक्ताओं को इसका लाभ हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धनी उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प मौजूद थे, वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत में लाभान्वित हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हो गया है, तो हमारे पास ऑप्शन कई सारे हो गए। जब ज्यादा ऑप्शन हो गए तो हमें जो सस्ता और अच्छा होगा उसकी तरफ जाएंगे हम, तो अब इनको और ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, परिणामतः ये लोग अब पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है।
मतलब फायदा कौन ले गया? उत्पादक ज्यादा ले गए हैं। श्रमिकों की स्थिति में अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण का क्या एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है, आप यहां पर बता सकते हैं। हमने देखा कि धनी वर्ग को ज्यादा फायदा हुआ है, बाकी के वर्ग को उतना फायदा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है ना। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, मतलब समाज में विभाजन की जो बात रखी जाती है, सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। मतलब राजनीति, अगर अच्छी राजनीति हो रही है तो ये सामान्य बात है कि वो ऐसा करते रहें। उचित उदाहरणों के साथ बताइए। तो पहले तो आप सोचिए, क्या ये सही है? और अगर आपके आसपास के समाज में इस प्रकार का विभाजन लगता है और आपको कैसा लगता है, क्या उससे कोई बहुत बड़ी हानि हो गई है? अगर हो गई है तो फिर ये कथन हमको लगता है कि सही नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ी हानियां तो होंगी विभाजन से, लेकिन बहुत बड़ी हानि नहीं हुई है, तो फिर अपन इसके बारे में, आप समाज के बारे में देखिए क्या हुआ है, समाज के हिसाब से कैसे बटा है, सोचिए, फिर दिमाग पर बैठाइए, फिर आप अपने पेन पेपर पर लिखने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये वाला टॉपिक या ये वाला आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, राजनीति में सामाजिक विभाजनों से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि ये लाभदायक होते हैं। ये ऐसा कह रहे हैं। कैसे? विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दल बनते हैं, उनके राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन होता है। भाई दलित को कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, पिछड़ा को कोई कर रहा है। इससे क्या होता है कि उनमें वो वर्ग जो हाशिए पर चले गए हैं, मतलब जिनका महत्व कम रखा जा रहा था, वो उन सरकार का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और इससे क्या होता है, सरकार उनकी जरूरतों के ऊपर ध्यान देती है और उनका थोड़ा सा भला हो पाता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति से ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का कार्य करते हैं। इससे क्या होगा कि सामाजिक संतुलन पैदा कर रहे हैं। समाज में ऊंच नीचे, एक वर्ग बहुत निचले स्तर पर, एक वर्ग बहुत ऊपर के स्तर पर है, तो उनके बीच में क्या है, समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से देखें कि समाज का जो सामाजिक विभाजन राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है, उससे कोई खास नुकसान नहीं होता है, बल्कि क्या हो रहा है कि जो समाज में हाशिए पर दबे कुचले लोग हैं, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ताकि ये लोग क्या हो सकें, समाज की मुख्य धारा में आ सकें, जुड़ सकें और अपना भला कर सकें। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8, ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब बताना है कि व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान, है ना, व्यापार संस्कृति आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। सिल्क मार्ग के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब जो व्यापार संस्कृति का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो एक साथ तो चल ही रही है, लेकिन स्पेशली किसके संदर्भ में बताना है आपको? सिल्क मार्ग के, मतलब रेशम मार्ग के संदर्भ में आपको ये उत्तर लिखना है। तो देखते हैं, लिखते हैं कि करके पॉइंट में। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी इसी मार्ग से आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले होंगे। भारत में उपजा बौद्ध धर्म रेशम मार्ग की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कई दिशाओं में फैल चुका था। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई व्यापार जा रहा है, साथ में संस्कृति आ रही है। व्यापार ऐसे जा रहा है, उसी रूट पर चढ़कर धार्मिक उपदेशक आ रहे हैं, अलग अलग धर्म आए हुए थे। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व रहा होगा। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी, मतलब जो चीनी मिट्टी का जो सामान होता है वो। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। भारत से भी जो कपड़ा है, जो मसाले हैं, वो दुनिया भर के अलग अलग कोनों में पहुंचाए जाते थे। हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब रेडी फूड जो होता है ना, हमने इस पर बात भी की थी। रेडीमेड फूड जो हम जल्दी खाते, जैसे मैगी हमारे यहाँ आया, हमारा नहीं था। हमने नूडल्स की चर्चा भी की थी। हमारे यहाँ तो जल्दी खाने में क्या है कि वो रोटी बनी बासी रखी थी और सुबह सुबह छाछ ले लिया, जिसको मट्ठा भी कहते हैं। तो रेडी फूड में वही है कि बांध लिया, मीड़ के खा ली, प्याज ले ली, तो अपना रेडी फूड वही हुआ करता था।
हमारे यहाँ रेडी फूड में क्या है कि भाई दूध आ गया तो बस बोले 2 लोटा दूध दे दो, वही अपना हो जाएगा। अब हमारा कल्चर इस प्रकार का था, घी रखा है, गुड़ डाल लिया, घी गुड़ खा लिया, तो हमारा कल्चर इस प्रकार का था, है ना। हमारे यहाँ खास तौर से उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में अलग अलग चीजें जलती हैं, जैसे जल्दी खाने वाली चीजें, इडली सांभर, ये जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं तो वो नूडल्स, आप आजकल मैगी, 2 मिनट मैगी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि बनती नहीं है 2 मिनट में, लेकिन वो प्रचार होने लगा 2 मिनट में। वही आजकल तो कप आने लगे, गर्म पानी डालो, हिलाओ और खाने लगो आप, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमारे जो हम बनाते थे, हमारे भी कुछ खाद्य पदार्थ होते ना, हमारे यहाँ भी कुछ लोग पहले बना के ठंडियों में लड्डू बना के रख लेते थे कि भाई अब इनको रास्ते में जाना है, खुरमा काट लेते हैं, है ना। वो अलग अलग चीजें बनती, तो ये रेडी फूड हो गए। तो खाद्य पदार्थ जो है हमारे हों या उनके हों, उनका भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ संस्कृतियों के बीच में। हम लोग को जैसे चाइनीज जो खाते हैं ना, जो नूडल्स आप खाते हैं, तो हम तो चम्मच से ही खा लेते हैं, जबकि उसका सही तरीका खाने का क्या है, आप चाइना में देखेंगे चॉपस्टिक, 2 ठो डंडी ले लेते हैं, अपन तो डंडी से 1 ठो पकड़ते ही रह जाएं, अपना तो उसी में दिन निकल जाए कि पेट ऐसे ही भर जाए। तो ये क्या हुआ कि आपका यहां पर खाने का भी, खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान हुआ है। इसका उदाहरण आप लोग रोज खाते होंगे, वो देखा है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों में दिखाई देता है। आधुनिक काल से पहले का मतलब क्या है, जो आज का समय है, इसके पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच तो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का मतलब, ये सिल्क रूट था ना, जो चाइना और भारत से स्टार्ट होकर कहां जा रहा था, पश्चिमी देशों तक, तो इनसे जुड़ने का या इनसे संपर्क स्थापित करने का सबसे जीवंत उदाहरण वही समझ में आ रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भाई प्रश्न नंबर 9, नागरिकों की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य प्रणाली से आगे है। अब यहां पर आपको तुलना करनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताना है कि नागरिकों की गरिमा और आजादी मतलब नागरिक क्या फील करते हैं, उस मामले में लोकतांत्रिक प्रणाली या शासन करने की लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर है। कथन की पुष्टि कीजिए। इसका एक ऑप्शन में आपको अथवा में एक प्रश्न और दिया गया है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये बताइए। तो आपको जो भी प्रश्न जमे उस प्रश्न को आप ले लीजिए और आप उसको सॉल्व कर लीजिए। हम दोनों के उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। अब पहले वाले पोर्शन का हम प्रश्न का उत्तर लेते हैं, क्या है, नागरिकों की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के से सम्मान पाना चाहता है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गरिमा और आजादी मिलनी चाहिए। ये लोग इसी चाह में क्या है, यही चीजें क्या है, लोकतंत्र की आधार भी है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसी चीज को मानती हैं। मतलब जैसे हम और आप भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो हमें हमारी गरिमा भी है और आजादी भी है, हम स्वतंत्र हैं। हमें कोई भी आकर ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं, कोई आया 2 थप्पड़ मारे चला गया, फिर कोई आया फिर 2 थप्पड़ मारे चला गया, ऐसा नहीं होता। गरिमा है, हमारा अपना सम्मान है। तो दुनिया भर की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं इसी चीज को मानती हैं। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। थोड़े बहुत बदलाव होंगे, हर देश में अलग अलग स्तर का व्यवहार होगा। महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद उनको अपना सम्मान और समानता का अवसर मिला। आपने पढ़ा होगा, दुनिया भर में सब जगह स्वतंत्रता समानता की बात होती रही, लेकिन महिलाओं को बड़ा लेट सम्मान मिल पाया, स्वतंत्रता मिल पाई, जबकि लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। अनेक लोकतांत्रिक देशों में महिलाएं अपने वोट देने के अधिकार से लंबे समय तक वंचित रही हैं। यह अधिकार अब आकर उन्हें मिला है। लोकतंत्र में विधि का शासन तथा संविधान में उल्लेखित नियमों, है ना, संविधान में उल्लेखित नियमों पर चलने वाली सरकार, मूलभूत अधिकार और इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सरकार कैसे चलेगी, विधि के शासन के द्वारा चलेगी, संविधान में जो उल्लेखित नियम है उनके हिसाब से चलेगी, तो उस हिसाब से सरकार को यहां पर चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के लिए समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है कि भाई इनको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इनको सामने लाओ। तो ऐसी ये बातें अगर हम देख लें तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। आपने यहां पर इन पॉइंटों से समझ लिया और आपने लिख भी लिया, है ना। अब अगला प्रश्न हमारा क्या था, इसी का अथवा था, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, हमको बताने हैं। देखो,
तो अब ये अथवा वाला आ गया। अगर आप ये अथवा वाला लिख रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसे उत्तर डाल के क्या कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे उत्तर डाल के। ठीक है, क्या लिखे इसमें, पहला पॉइंट आएगा लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने सरकार बनाने के उद्देश्य से बनता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। इस समूह में एकत्रित लोग समाज का भला करने के ख्याल से कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। इस तरह के राजनीतिक दल का समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन का आईना होते हैं। मतलब क्या हो गया कि भाई जो मूलभूत तरीके से राजनीतिक विभाजन होता है वो दिखाते रहते हैं, आईना होता है। कोई भी पार्टी समाज के किसी खास हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग मतलब समुदाय की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुका होता है। इसलिए कोई भी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि वह समाज के किस हिस्से की बात कर रही है, किन नीतियों का समर्थन करती है और किन के हितों की वकालत करती है। आपने कई सारी पार्टियां देखी होंगी जो समाज में अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति से संबंधित हैं और उनकी वकालत भी करती हैं। तो ये हमें स्पष्ट रूप से समझ में यहाँ पर आता है। तो हम ये पॉइंट ऐसे यहाँ पर इनके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये वाली बातें इनकी हो सकती हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10। ग्राहकों के लाभ के लिए निर्माताओं और वैश्वीकरण के बीच में कठिन स्पर्धा है, इस कथन की पुष्टि उदाहरणों के साथ कीजिए। तो ये आपके अभी क्या चल रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे होंगे कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, है ना। ये वाला भी हमने दीर्घ उत्तरीय देखा हुआ था, ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय देखा हुआ था। तो ये 5-5 नंबर के हैं ना, तो 9वां और 10वां। तो अब हम अपना 10वां देखने वाले हैं। या इसके अथवा में क्या है, गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्रकों का ऋण किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है, कोई 5 सुझाव हमको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, देखेंगे भैया क्या है। तो सबसे पहले वाले पोर्शन का उत्तर लिखते हैं, क्या होगा। तो ग्राहकों के लाभ के लिए निर्माताओं और वैश्वीकरण के बीच में कठिन स्पर्धा है। ठीक, ग्राहकों के लाभ के लिए निर्माताओं और वैश्वीकरण के बीच में कठिन स्पर्धा है, ये बताना है ना। ग्राहकों के लाभ के लिए निर्माताओं और वैश्वीकरण दोनों के बीच में कठिन स्पर्धा है। दोनों ही स्थानीय और विदेशी ग्राहकों के लिए लाभकारी हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। शहर में जो जानकार हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। ग्राहकों के सामने बहुत सारी पसंद उपलब्ध है क्योंकि इस समय अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत पर विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लोग उच्च जीवन स्तर का लाभ उठा रहे हैं, शहरी लोग खास तौर से। लेकिन वैश्वीकरण का प्रभाव उत्पादकों और श्रमिकों पर एक समान नहीं है ना। उत्पादकों पर थोड़ा सा ज्यादा है, श्रमिकों का थोड़ा सा उतना फायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्पर्धा के बढ़ने से भारत की ऊंचे स्तर की कंपनियों की सेवाएं भी लाभदायक हो चुकी हैं। जिसे आपने देखा होगा टाटा, टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये सब बड़े स्तरीय कंपनियां हो गई हैं। वे नई तकनीकी और उत्पादन की विधियों में निवेश कर रही हैं और अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ा रही हैं। बाजार में पसंद करने के लिए वस्तुओं की बहुत सारी श्रृंखला होने से लोगों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आ रहा है। अब कई सारी चीजें हैं तो लोग सस्ती सुंदर लेते हैं, टिप टॉप दिखते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कपड़े खरीद लेते हैं आप लोग, हम लोग भी 200-200 रुपए की टी शर्टें ले आते हैं और बदल बदल के पहनते रहते हैं। 200-250 की ले ली 7-8 और रोज बदल बदल के पहनते रहे। और कोई एक है जो 1000 की एक लाता है तो वो एक ही रंग की दिखेगा और उसमें अपन ने क्या 5 बदल दी। तो इससे क्या हो रहा है, ये सस्ता क्यों हो पाया, जो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण है और निर्माताओं में स्पर्धा है, इस कारण से। अब इसके अथवा में क्या प्रश्न था, तो इसके अथवा में प्रश्न था, गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्रकों का ऋण किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है। 5 सुझाव हमें देना है, तो वो हम लिखेंगे। गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्रकों का ऋण निम्न प्रकार से लाभकारी हो सकता है। औपचारिक क्षेत्रकों के ऋणों के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होने पर यह आसान, तेज और समय से पूरी होगी। आसान भी होगी, तेज भी होगी और टाइम पर हम अपना टारगेट कर लेंगे। अधिक संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए ताकि क्या होगा, गांव के लोगों को ऋण की उपलब्धता हो सके, सस्ता ऋण मिल सके और सामर्थ्य के अनुसार मिल सके। बैंक और सरकारी
बैंक और सहकारी समितियां अपना ऋण प्रदान करने की सुविधाओं को बढ़ाएंगी, तभी अनौपचारिक क्षेत्रकों पर निर्भरता कम होगी। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना, पढ़ा था हमने, आपको पता होगा, मतलब जो साहूकार या गांव में ले लेना, उस पर ब्याज की दरें बहुत मोटी लगना, उटपटांग दरें लगना, तो ये क्या है, उनके ऊपर निर्भरता क्या होगी, कम हो जाएगी। गरीब किसान और लघु उद्योगों को ऋण का लाभ तभी मिल पाएगा जब औपचारिक क्षेत्र ऋण की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। औपचारिक मतलब क्या हो गया, बैंक, सहकारी समितियां, तब प्रत्येक व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र से ही ऋण लेगा। फिर क्यों जाना पड़ेगा साहूकार के पास, महाजन के पास फालतू का इतना ज्यादा ब्याज देने के लिए, अगर औपचारिक संस्थाएं उपलब्ध होंगी तो ये 5 पॉइंट हमने देख लिए कि भाई गरीब किसान और श्रमिकों के लिए औपचारिक क्षेत्रकों का ऋण निम्न प्रकार से लाभकारी हो सकता है। क्लियर। अब आपका जो खंड द आ जाएगा, जिसमें हम घटना आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 11, घटना में हमें पूरा उसका एक पैराग्राफ जो दिया होगा वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद में किसी एक विशेष स्थिति का वर्णन है, अनुच्छेद को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब यह अनुच्छेद पढ़ते हैं कि भैया क्या पढ़ना है इस अनुच्छेद में, पढ़ो। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार, टोरी उनके प्रधानमंत्री थे, इस कारण से टोरी सरकार कहलाई, टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ हुआ, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, मतलब सभी राजनीतिक पार्टियां क्या हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, मिलकर उन्होंने इसका हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमेज सम्मेलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल विरोधी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना होता है। तो ये पैराग्राफ एक बार दो बार आप पढ़ना, फिर हम प्रश्न देखेंगे। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने किस संवैधानिक आयोग का गठन किया? किसका किया था? तो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। हो गया हमारा जवाब। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भारत में क्यों और कब गूंजा, ये आपको बताना है। तो साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ हुआ। तो दूसरा वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया और भारत कब लौटे? महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल विरोधी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा मनवा लिया था। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमारे हो गए कि भैया हमने तीनों प्रश्न देख लिए, है ना। और भारत कब लौटे, दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, ये सारी बातें हमने तीनों प्रश्न में एक एक करके देख लेंगे जो पूछे गए। वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमसे क्या होगा, वो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। अब ये जो पूरा पैराग्राफ जो तीनों प्रश्न किए हैं, तो ये पैराग्राफ आपको 4 नंबर देगा। अगर आप तीनों सवाल लिखते हैं तो आपको 4 नंबर ये देगा। ऐसा ही एक 4 नंबर का एक और पैराग्राफ आपको करना है। तो दोनों पैराग्राफ आप करते हैं और आपको आंसर उसी में छिपे हुए हैं, उसी को पढ़कर आपको उत्तर आपको दे देना है। तो आपको 8 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ये भी आपका घटना आधारित प्रश्न है।
क्या होगा? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित होते हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों से बनी हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत होती है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। अब ये पैराग्राफ पढ़ा, तो इस पैराग्राफ के आधार पर आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज क्या है, मतलब खनिज की परिभाषा। खनिजों के कितने रूप पाए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। भूवैज्ञानिक चट्टानों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, ये आपको बताना है। तो अब पहला प्रश्न उठाते हैं, क्या कहता है। तो ये उत्तर लिखा है पहले वाले का, ये दूसरे वाले का और इसके बाद ऐसे ही तीसरे वाले का। तो पहले वाले का कि भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज क्या है, तो भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से समरूप तत्व है ना, प्राकृतिक रूप से, इसको ऐसे ये है नहीं, प्राकृतिक रूप से समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। दूसरे में क्या है? खनिजों के कितने रूप पाए जाते हैं, तो अधिकतर, अब इसका उत्तर ये लिखना है, अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं या कुछ ही खनिज बहुतायत में हैं। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब तीसरे की बात आती है कि भूवैज्ञानिक चट्टानों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो तीसरा ये देखना कि एक खनिज भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं ना। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो मतलब अगर ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि भूवैज्ञानिक चट्टानों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, तो हम केवल इतना लिख सकते हैं कि भैया ये किस आधार पर कर रहे हैं आपका, तो आप लिखें यहां पर कि खनिज भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है ना, परिणाम है। इसके फलस्वरूप खनिजों में विविध रंग, मतलब उनकी भौतिक और रासायनिक के कारण, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो ऐसे हमने ये दोनों अपने पैराग्राफ कंप्लीट किए, 4-4 नंबर अपने पकाए और अपनी झोली में डाल लिए। अब अगला जो प्रश्न नंबर 13वां है, इस पे आपको 2 खंड मिलेंगे, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। मतलब ये प्रश्न क्या होगा? टोटल 13 नंबर का होने वाला है। क्या कह रहा है ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का पहला पार्ट आप देखेंगे कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर एक लक्षण ए अंकित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस लक्षण की पहचान कीजिए। उसके पास खींची गई रेखा से उसका सही नाम अंकित कीजिए। क्या दिया गया है? वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या होगा उत्तर इसका? कहां हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अपन यहां पर लिखते हैं अमृतसर, पंजाब। याद है कि नहीं? तो बस ये जो ए बता रहे हैं कि ए को बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर अपन क्या लिख देंगे? अमृतसर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बस। तो हमारा ये वाला जवाब क्या होगा? तो ऐसे आपको ये तो बना हुआ मिलेगा, ए के सामने लिख देना है अमृतसर, पंजाब। यहां पर क्या हुआ था? अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब ये भूगोल वाले प्रश्न आ जाएंगे, ये 2 नंबर का वेटेज रखेंगे। भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उचित चिन्हों की सहायता से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को दर्शाइए। मतलब इसमें आपको अथवा के साथ ऑप्शन है, ये आपको दर्शाना ही है कंपलसरी। तो अब बात आती है कि भैया हम कहां दर्शाएं? कोच्चि क्या है? प्रमुख समुद्री पत्तन है। तो अब आपको पता होना चाहिए कोच्चि कहां पर है, तो आपको ये याद रखना है ये केरल में है। दूसरा चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। ये ऐसा याद होना चाहिए आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो ये कलकत्ता में है। कहां है? अब एक एक करके बनाना है।
कैसे पहला कोच्चि वाला गए, कोच्चि कहां है, समुद्री पत्थर मतलब केरल में है और समुद्र के किनारे होगा, मतलब केरल का नक्शा ये है, समुद्र के किनारे होगा। तो बस ये डॉट बनाया, ये डंडा खींचा, एक लिखा और यहां पर क्या लिख देंगे, कोच्चि। ये रफ कर दूं मैं सारे, क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे आप क्या, कोच्चि प्रमुख समुद्री पत्तन, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो चेन्नई कहां है, तमिलनाडु में। तो ये गए चेन्नई, आपको यहां पर चेन्नई भी एक प्रमुख बंदरगाह ही है, तो अपन ने टिक किया, ऐसी लाइन खींची, .2 डाला और यहां पर लिख दिया क्या, चेन्नई। और नीचे क्या लिख देंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। इसके बाद आप लिख देंगे, वहां जगह नहीं है। तीसरा क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, कलकत्ता में है। कलकत्ता कहां आएगा, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कहां है, ये पश्चिम बंगाल है, ये कलकत्ता है, ये पश्चिम बंगाल है। मैप तो सबको याद होगा, सारे एक राज्य के नाम आपको याद होंगे, है ना। ये कई बार आपको मैपिंग के अंदर प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको ये मैप के सभी राज्यों के नाम तो याद करने पड़ेंगे, तभी तो आप जा पाएंगे वहां पर। तो अपन ने कलकत्ता में निशान लगाया, .3 लिखा और यहां पर क्या लिख देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। यहां लिख दूं क्या, ऊपर ये ऐसा अपन ने एरो बना लिया, ये, और यहां लिख देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप आ मत लिखना, पूरा लिखना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऐसे जैसे ही आप तीनों जगहों को पता कर लेंगे, जैसे ही इनको पॉइंट आउट कर लेंगे, ये आपको एरो बने नहीं मिलेंगे, आपको बनाना पड़ेगा, हर राज्य को पहचानना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। जब आप खाली मैप के ऊपर बनाएंगे तो आपसे ये आंसर लग जाएंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका पेपर इसके साथ हो जाता है कंप्लीट। हमने अपने ये तीसरा पेपर भी यहां पर कंप्लीट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी क्या करेंगे, यहां पर आप अपनी प्रमुख तैयारी जारी रखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा, तैयारी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। ये 1+2+ है ना, ये मार्किंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये क्या है 1+2 है ना, 3 नंबर का है टोटल, ये गलत दिख गया यहां पर, है ना। आपने देखा ना यहां पर 1+2+3, तो ये गलत टाइप हो गया है। तो आप अपनी क्या करें, तैयारी बहुत अच्छे से करें, आप प्रैक्टिस करें, लिखने की जरूर कोशिश करें, है ना। लिखें, आप जितना लिखेंगे उतना हाथ चलेगा, उतना दिमाग आपका चलेगा, और आप अपनी तैयारी करते रहें। पेपर पास में है, एकदम काम रहें, शांत रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए आप उसे सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, जो भी सेशंस होते हैं उनको भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इन्हें जरूर शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।